दोस्तों, आज हम देखते हैं यूपी पीसीएस 2025 प्रीलिम्स के लिए ये पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट है। ये हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं में है। इसमें 100 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हम इस 100 क्वेश्चंस को आज करेंगे। और इसी के साथ एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप और कोई टेस्ट चाहते हैं करना किसी भी और टॉपिक पे, सब्जेक्ट्स पे, या कोई वीडियो चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे क्लास जैसा, तो आप बोल सकते हैं। या नोट्स चाहते हैं किसी टॉपिक पे, या कोई भी पीवाईक्यू नोट्स वगैरह, ये मैंने कुछ बना रखे हैं टेलीग्राम चैनल अपने, उसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बोल सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम से जुड़ जाओ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक साइड में अनुच्छेद दिए हुए हैं और दूसरे में उनके प्रोविजंस दिए हुए हैं कि उनके अंडर में उस अनुच्छेद के अंदर क्या क्या आता है। तो अनुच्छेद दिया हुआ है 14 नंबर, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20। तो इसमें हमें देखना है कि मिलान करना है। तो आपको पता है कि अनुच्छेद 14 इसमें हो गया है आपका कानून के समक्ष समानता, 17 हो गया है आपका ये अनटचेबिलिटी वाला, 19 हो गया आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और 20 है आपका अपराध के लिए। ये 20 है आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो इस हिसाब से आप ये मिला लेंगे और ये 1, 2, 4 और 3 मैच कर रहा है। इस हिसाब से आंसर इसका डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का पहला विधि आयोग 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित किया गया था। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग अलग संस्थाओं का निर्माण किया गया था। सिपाही विद्रोह या 1857 का विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें डेवलपमेंट के हिसाब से दी गई हैं। पॉलिटी का डेवलपमेंट जो होता है इंडिया में, लॉ कैसे बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जब बढ़े हैं उसका डेवलपमेंट दिया हुआ है। तो इसमें एक चार्टर्ड एक्ट दिया हुआ है और विधि आयोग के बारे में दिया हुआ है। तो आप देखिए कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ था, तो ये चीज़ तो सही है। जहाँ पे यही वो चीज़ है जहाँ उसके बाद से आपका आईपीसी, सीआरपीसी ये सब चीज़ें बनी थी। उसके बाद चार्टर एक्ट में क्या हुआ था कि विधायी प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग अलग संस्था का निर्माण किया गया था, ये भी सही है। और तीसरा तो सबको पता है ये सही है। इस हिसाब से तीनों सही हैं, 1, 2, 3 और 3 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1834 में भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रदूत एम एन रॉय ने भारत में पहली बार संविधान सभा का विचार रखा था। तो ये आपका इसमें ये सही है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर संविधान को तैयार करने के लिए एक संविधान सभा की मांग की थी, ये भी सही है। और आपका नेक्स्ट है, इसमें इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया, जिसे 1940 का अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। तो इसमें ये भी सही है। इस तरह से आप हिस्ट्री में इसमें याद कर सकते हैं कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव, और उसमें ये आपका संविधान सभा की बात ब्रिटिश लोगों ने मान ली थी। तो इस हिसाब से ये तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन में 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री और ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य स्टैटफोर्ड क्रिप्स एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक मसौदा का प्रस्ताव लेकर भारत आए थे। तो ये आपका एक चीज़ हो गई, हाँ ये सही है। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, तो ये भी सही है। संविधान सभा के कुछ सदस्य 389 थे, ये सही है। इसमें 296 आए और ये 93 रियासतों वाली थी, प्रिंसली स्टेट से, तो ये लोग नहीं आए। तो इस हिसाब से ये भी सही हो गया। तो यहाँ पे अब चारों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक का आयोजन 211 सदस्यों के साथ किया। इसमें से आपको गलत बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सबसे बुजुर्ग सदस्य सत्येंद्र सिन्हा को ब्रिटिश परंपरा के अनुसार पालन करते हुए विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, तो ये तो सही है। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
तो ये आपका यूनानिमसली चुने गए थे अध्यक्ष, ये भी सही है। H.C. मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी संविधान सभा में उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो ये दोनों नाम देखिए, तो ये भी इस हिसाब से आपका ये सही हो गया। लेकिन जो सचिदानंद सिन्हा थे, ये ब्रिटिश परंपरा नहीं है, ये आपका ब्रिटिश परंपरा नहीं है, ये फ्रांसीसी परंपरा है। इस हिसाब से ये गलत हो गया, क्योंकि ये चारों चीज़ सही लग रही थी मुझे यही डाउट था ब्रिटिश वाले में। तो इस हिसाब से ये बी ही सही गलत दिख रहा है मुझे, ये ब्रिटिश नहीं है, ये फ्रेंच पैटर्न है, ये उसके हिसाब से हुआ था। ये पहला तो सही ही था, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो ये दो चीज़ें सही हो गई। अस्थाई अध्यक्ष थे, लेकिन यहाँ ब्रिटिश परंपरा लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने गलती की थी, तो इस हिसाब से आपका बी सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपका पेश किया था। और नेक्स्ट है इसमें 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में 166 बैठकें हुई थी। इसमें तो गलत हमको चुनना है, तो ये पहला तो भी सही है, दूसरा भी सही है, 26 नवंबर को संविधान सभा पारित किया गया था, ये भी सही है। ये नरसिंह राव को BN राव, ये BN राव जो थे संविधान सभा के सलाहकार थे, ये भी सही है। 26 जनवरी 1949 को, नहीं 26 जनवरी 1949 नहीं है, 26 नवंबर 1949 को ये हुआ था। उसके बाद से 26 जनवरी से 1900 नेक्स्ट अगले साल आपका स्वतंत्रता दिवस पूरी तरह से किया गया था। तो इस हिसाब से ये डी गलत हो गया, 26 जनवरी नहीं है, 26 नवंबर है। ज़्यादातर चीज़ें उस टाइम पे लागू हो गई थी ये 26 नवंबर को, तो ये चीज़ गलत हो गया, ये आपकी डी। नेक्स्ट है आपका 7वां क्वेश्चन, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था, ये सही है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय गान, 26 जनवरी को राष्ट्रीय गीत, नहीं, राष्ट्रीय गान और गीत दोनों एक ही दिन हुए थे, ये दोनों 24 जनवरी को हुए थे। और भारत के राष्ट्रपति 24 जनवरी को चुने गए थे, तो ये सही है। तो इसमें से आपका सही विकल्प चुनना है, तो ये तो आपका सही हो गया। 26 गलत हो गया, 26 जनवरी वाला जो चीज़ है ये आपका गलत हो गया। ये 22 जुलाई को राष्ट्रपति ध्वज अपनाया गया था, ये सही है। 24 जनवरी से राष्ट्रीय गान अपनाया गया था, लेकिन 1950 है, ये दोनों में 1950 है, ये यहाँ पे डेट गलत है। यही सब छोटी छोटी चीज़ें गलत होती हैं, आपको लगेगा कि आप सही करके आ रहे हो, लेकिन फिर भी गलत हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आपका बचा चौथा और पहला ही सही है, बाकी दोनों गलत हो गया। इस प्रस्ताव सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। बाद में उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना में बदल दिया गया। 29 अगस्त 1947 को एक प्रस्ताव के द्वारा संविधान के स्वरूप एवं संरचना पर चर्चा एवं निर्णय हेतु डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। भारतीय संविधान का पहला मसौदा संवैधानिक सलाहकार BN राव के द्वारा मसौदा समिति को राय, चर्चा और बदलाव के लिए प्रस्तुत किया गया था। तो ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। जनरली ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे डेट और आदमी दोनों दिया हुआ है, पर्सन के बारे में भी, तो दोनों चीज़ों पर ध्यान देना होता है कि ये डेट सही कह रहा है क्या है, और जिस पर्सन की बात कर रहा है वो सही है क्या। इन दोनों पे ध्यान देना, गलती होने की संभावना कम हो जाती है। तो ये चारों ही सही है, तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न का अवार्ड 31 मार्च 1990 को मिला था। शंकरी प्रसाद मामले में संपत्ति के अधिकार को कम करने वाले प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति की धारा 368 में संशोधन करने की शक्ति में अंतर्निहित नहीं है। तो इसमें आपको ये हमें अब देखना है कितने सही हैं। पहला भी सही है,
दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तीसरा आपने पढ़ा, ये तो पॉलिटी में कीजिए, लक्ष्मीकांत की जगह दिया ही हुआ है पूरा पार्ट। ये डेट का है तो डेट वाला टफ होता ही है, अगर डेट आपको नहीं पता है तो प्रॉब्लम आएगी। डेट सबको इतना याद भी नहीं होता, हमसे भी नहीं होता। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान की शक्तियां दुनिया के कई देशों के संविधानों और भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों से ली गई हैं। तो ये सही है। दल बदल विरोधी कानून वाली 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। गलत चुनना है, तो ये भी सही लग रहा है। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा है। ये भी सही है, तो आंसर हो गया इसमें डी, इनमें से कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आपका 11। अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए भारत के संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची का विशेष प्रावधान निर्धारित है। चलिए, ये भी सही है। भारत संविधान की अनुसूची 4 में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। तो यहाँ देखेंगे ये 4 लिखा है, ये 6 होता है। देखिए कितना छोटा छोटा चीज़ होता है। अगर ये रोमन में 4 लिखा है, बस ये डंडी इधर चली जाएगी, 6 हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। इतनी छोटी चीज़ में गलत कर दिया है, तो आंसर तो आपका निकल गया। फिर भी देखते हैं अब नेक्स्ट ऑप्शन। भारत संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। ये सही है। असम में, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों कंट्राडिक्टरी हैं, तो इसमें से कोई एक ही सही होगा। तो ये 4th लिखा है, 6ठा लिखा है, ये भी सही, ये सही है, ये गलत है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो ये मुझे तो सारे सही लग रहे हैं, ये सही है। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, सारे सही हैं। ये अनुच्छेद दिया हुआ है और इनको मिलाना है। 23, 24, 26, 29। देखिए 29, 30 वाले तो ये रिलीजियस वाले ही हैं। 26, 27 तो इसमें देखिए यहाँ पे अल्पसंख्यक की बात हो रही है और धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता की बात हो रही है। तो ऑप्शन ये फंडामेंटल राइट्स आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। ये नॉन नेगोशिएबल है, मुझे भी नहीं याद होता है, लेकिन याद होना चाहिए। ये बाल श्रम वाला 23, 24 है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ये एक साथ ही है। 26, 27 ये सब रिलीजन वाला है धार्मिक कार्यों में, तो ये धार्मिक कार्यों प्रबंध की स्वतंत्रता। 29 है आपका भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। 29 तो इस हिसाब से मिला लीजिए, लगभग मिला हुआ, सीधा डायरेक्ट ही मिला हुआ है। 1, 2, 3, 4 है ये। नेक्स्ट देखते हैं टी कृष्णमाचारी। टी कृष्णमाचारी ने भारत में के इमरजेंसी प्रावधानों को संवैधानिक तानाशाही कहा। हैदरनाथ कुंजरू ने भारत के इमरजेंसी प्रावधानों को राज्य की वित्तीय स्वतंत्रता पर खतरा बताया है। सर अलादी कृष्ण अय्यर ने इमरजेंसी प्रोविजंस को संविधान की प्राणवायु बताया है। महावीर त्यागी ने भारत के इमरजेंसी प्रावधानों की सुरक्षा की तुलना सुरक्षा वाल्व से की है। तो ये सारे ही सही हैं। ये टफ क्वेश्चन है, अगर सारे आपके स्टेटमेंट सबके क्या क्या बोला था कि इसमें याद रखना हो तो बहुत मुश्किल काम है।
उल्फा का संबंध उग्रवादी संगठन असम राज्य से संबंधित है। इसका पूरा नाम यूनाइटेड लिबरेटरी फ्रंट ऑफ असम है। इसका उद्देश्य सैन्य संघर्ष की जंगीय संप्रभु असम स्थापित करना है। परेश बरुआ तथा अन्य के द्वारा 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। अभी क्वेश्चन पॉलिटी में क्यों दिया हुआ है, ठीक है, तो वैसे चारों ही सही है। असम के आतंकवादी संगठन की स्थापना 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश के कोंडापल्ली सीतारामैया नाम के एक नक्सली नेता ने की थी। भारत के संदर्भ में नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन से प्रेरित है, जहां एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद की नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। यदि किसी ने भारत में नागरिक जन्म से या विदेश में जन्म लेने के पश्चात भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, तो ऐसे में वो राष्ट्रपति बनने के योग्य है। तो चौथा ऑप्शन तो ये है कि इंडिया में कोई भी बन सकता है, कोई भी नागरिक हो, चाहे जन्म से हो चाहे बाद में बना हो। और ये आपका 11 नंबर दिया हुआ है। 11 के अंतर्गत संसद की नागरिकता के संबंध में विधि, हाँ 5 से 11 आपका यही नागरिकता ही है, तो ये तो है राइट पार्लियामेंट का। ब्रिटेन की अवधारणा से प्रेरित है, ये भी सही है। पीपुल्स वार ग्रुप नाम के आतंकवादी संगठन की स्थापना 22 अप्रैल 1919 को। ये डेट वाले बहुत टफ है, आप ऐसे नहीं बता सकते कि 22 अप्रैल 24 अप्रैल। तो ऐसे क्वेश्चन से जनरली बचना चाहिए अगर आपको श्योरिटी नहीं होती एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन से बचना है। लेकिन ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, आप देखिए ब्रिटेन में आप दूसरे कंट्री का ले सकते हैं, ये गलत है। ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ब्रिटेन में भी ब्रिटेन के लोग ले सकते हैं, मैंने खुद देखा है ये चीज़। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, इसका आंसर सही से निकलेगा नहीं ऑप्शन से। 1, 3 और 4 सही है, इसमें ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव निषिद्ध है। अनुच्छेद 11 संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने का अधिकार देता है। संविधान के भाग 2 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया, क्योंकि इसमें न्यायोग्य मौलिक अधिकारों की एक लंबी सूची है। ये जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स का लिस्ट दिया हुआ है। मतलब ये फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा कह रहा है, सिंपल सी बात है। नागरिकता संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध है। इस प्रकार यह संसद के विशेषाधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये देखिए, ये पार्ट 2 है क्या? फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 है, तो ये पार्ट 2 नहीं है, यही गलत हो गया। बाकी तो फिर आपका सी गलत हो गया, ये पार्ट 3 है। यूपी में पार्ट और आर्टिकल्स और शेड्यूल्स, ये 3 चीज़ तो पक्का याद कर लो। फिर से अनुच्छेद मिलाने का आ गया है, ठीक है, अनुच्छेद मिलाइए। 19 से 22 में क्या है? 19 से 22 में आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ये हो गया। तो ये किससे मैच कर रहा है? बी का राइट टू इक्वालिटी आपका ये हो गया 14 से 18। 19 से 22 आपका हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23-24 हो गया। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25-26 हो गया। तो ऐसे आप मिला लीजिए, D4 हो गया और C2 A का 3
तो ए ऑप्शन हो गया आपका, नहीं ए नहीं, 3124 ना, बी ऑप्शन हो गया। 19 नंबर में दिया हुआ है, 1925 में तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने कांग्रेस के संविधान बनाने को चुनौती दी, जिसके जवाब में 8 सदस्यीय नेहरू समिति का गठन किया गया। नेहरू समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी समीक्षा प्रस्तुत की थी। नेहरू समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और सचिव जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू समिति वर्ष 1943 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के पक्ष में थी। तो ये 1928, सारी बातें 1928 की हो रही हैं, कुछ अलग ही हो रहा है, इतना लंबा रिपोर्ट थोड़ी नहीं चलेगा। तो ये डी आपका गलत हो गया, बाकी 3 सही हैं। इनको भी याद रखना, टेस्ट करते समय जो फैक्ट आते हैं इनको ध्यान दीजिए, याद रखना ज़रूरी होता है, तभी काम आएगा टेस्ट लगाना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं टेस्ट लगाने से। 2021 को छोड़कर अन्य मौलिकाधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। भारतीय संविधान के 44th ये अमेंडमेंट में के बाद 20 और 21 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये दोनों ही सही लग रहे हैं। तीसरा है आपका 44th अमेंडमेंट में आपको मौलिक अधिकारों की संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया था। तो आपका ये हो गया, ये भी सही है, तो आंसर हो गया 1 2 3, तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट है 18 अगस्त 2010 को मध्य प्रदेश सेवा अधिकार नियम लागू करने वाला पहला राज्य बना गया था। राइट टू सर्विस 25 जुलाई 2011 को बिहार सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया था। राष्ट्रीय आपातकाल की प्रक्रिया के दौरान 20 और 21 के गारंटीकृत अधिकारों को छोड़कर सभी अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो ये आपके तीनों ही सही हैं। ये टफ क्वेश्चन है, इतना आप नहीं याद रखोगे। 20, 18 अगस्त, ये 20 जुलाई, 25 जुलाई, ये बहुत मुश्किल काम है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। (1980) के मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच एक संतुलन है। ये भी सही है, पहला भी सही है। BN राव ने निर्देशक सिद्धांतों को राज्य अधिकारियों के नैतिक आवश्यकताओं और शैक्षिक मूल्यों वाला बताया। ये भी सही है, तीनों ही सही है इसमें। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। इसमें से गलत चुनना है, तो ये सही लग रहा है मुझे। मूल कर्तव्यों को सरदार सरोवर सिंह समिति की संशोधन के आधार पर 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ये सही है। वर्तमान में अनुच्छेद 15A के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, जबकि मूल संविधान में इनकी संख्या 10 थी। ये सही है। 11वां मूल कर्तव्य 2002 के 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। नहीं, जहाँ तक मुझे याद है ये 86 होगा ना, ये आपका 86 है, तो ये गलत है, 83rd नहीं है, तो ये डी गलत हो गया, बाकी तीनों सही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और संरक्षण का मौलिक कर्तव्य तीसरे स्थान पर रखा गया है। आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4A में 42nd अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया। अनुच्छेद 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। डी इनमें से कोई नहीं, तो
ये सही है। 4A में ये भी सही है। विशेष अधिकार 87 का है, ये भी सही है। कुछ कुछ आर्टिकल हैं जिसमें ध्यान देना है। मुश्किल से 100 आर्टिकल होंगे जहाँ पे आपको याद रखना ज़रूरी है, जैसे लैंग्वेज वाले, कमीशंस वाले और गवर्नर का हो गया, प्रेसिडेंट का हो गया। ये 3-4 जगह ऐसे हैं जहाँ पे याद रखना है। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP, ये 5, ये इतना याद रखना है, बाकी नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्यों का चयन करें। राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो कौन कौन से लोग उसमें वोट देते हैं, ये सिंपल इसका माध्यम मतलब यही है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुडुचेरी JNK के निर्वाचित सदस्य, तीनों ही देते हैं, तीनों सही है। 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ये सही है। 66(3) में कहा गया है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए पात्र है यदि वह भारत का नागरिक है, 35 ईयर्स की एज पूरा कर चुका है, राज्य के परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव के योग्य है, मतलब राज्यसभा के मेंबर बनने के लायक है, तो ये सही है। 64 में उपराष्ट्रपति का राज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, उसके पास कोई अन्य लाभ का पद नहीं होता, ये भी सही है। इसमें से कोई गलत नहीं है, चारों सही, तीनों ही सही हैं। इसका आंसर हो गया D। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिससे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता चुना जाता है। अपनी नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति के 6 महीने के भीतर उन्हें किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना आवश्यक है, अन्यथा 6 माह के बाद वह अपने पद पर नहीं बना रह पाएगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो 3 या 4 तो सही लग रहा है, और इसमें दूसरा भी सही है। ये प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, मंत्री के लिए भी है, चीफ मिनिस्टर के लिए भी है। तो ये आपका 3 सही हो गया और पहला भी सही है। इस पर चारों ही सही है। राष्ट्रपति को उसके 28 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहला विकल्प दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा अथवा उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। आर्टिकल 66(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए एक व्यक्ति को राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव के योग्य होना चाहिए। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा था, राष्ट्रपति को राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, जिस पर लोकसभा की भी सहमति होनी चाहिए। तो तीनों ऑप्शन को एक बार सोचिए, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो ये तीनों ही सही हैं। तो आपका आंसर हो गया C। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला विकल्प दिया हुआ है अनुच्छेद 75(1) के अनुसार, 75 का इसको समझिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। तो इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। इसमें मुद्दा मेन प्रॉब्लम क्या है ना, ये आप आर्टिकल वाला पार्ट है, ये याद होना चाहिए, बाकी पार्ट को तो आप समझ जाओगे कि सही है कि गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 1991 की औद्योगिक नीति उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर आधारित है, ये सही है। PV नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता थे। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में किसी का भी सदस्य हो सकता है। किसी भी विषय पर एक विस्तृत और आधिकारिक बयान भारत की सरकार या उसकी किसी
मंत्रालय द्वारा श्वेत पत्र के रूप में जारी किया जाता है। तो ये आपका तीनों ऑप्शंस देखिए, तो ये पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। तो ये चारों ही ऑप्शन है। आपको लग रहा है कोई ऑप्शन आपको नहीं पता था, तो इसको याद रखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य व्यक्ति को भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त करता है। 76(2) के अनुसार अटॉर्नी जनरल का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह दे और कानूनी विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति समय समय पर उसे निर्देश दे या सौंपे। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार अटॉर्नी जनरल भारत राष्ट्रपति की मर्जी तक पद पर बने रहेंगे और राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे। देखिए, इसमें मेन मुद्दा इसमें है अनुच्छेद याद होने का, तो आप 76 जो रिलेटेड है अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है, इसको याद रखिए 1, 2, 4। और ये टफ क्वेश्चन है सारे, इसमें थोड़ा भी इधर उधर देगा तो आप गलत कर जाएंगे। वैसे ये तीनों सही हैं, तो क्वेश्चन एग्जाम के टाइम पे सोच के करना है, ऐसे नहीं कर देना है कुछ भी। नेक्स्ट है 32। इसमें दिया हुआ है CAG के बारे में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन है, उसके सिद्ध कदाचार या अक्षमता पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसे पद से हटाया जा सकता है। इसको लोक लेखा समिति का आंख या कान कहा जाता है। वह राष्ट्रपति को 3 ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, विनियोग खाता पर ऑडिट रिपोर्ट, वित्त खाते पे और सार्वजनिक उपक्रमों के ऑडिट रिपोर्ट। ये तीनों प्रस्तुत करता है। तो ये तीनों ही सही हैं, तीनों ही ऑप्शन इसमें सही हैं, तो आपका आंसर हो गया C। संसद सत्र के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। एक सत्र की समाप्ति और अगले सत्र की शुरुआत के बीच की अवधि को अवकाश कहा जाता है। ये सही है, सही है, सही है, ये सही है आपका। संसद के एक सत्र में कई बैठकें होती हैं, प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं। सुबह की बैठक 11 से 1 बजे तक और दोपहर की बैठक 2 से 5 बजे तक होती है, ये गलत है। संसद की बैठक स्थगन या अनिश्चितकाल की या सत्रावसान या विघटन लोकसभा के मामले में द्वारा समाप्त की जा सकती है, ये ठीक है आपका। एडजॉर्न हो सकता है, प्रोरोग हो सकता है, डिजॉल्व हो सकता है। स्थगन किसी बैठक के कार्य को एक निश्चित अवधि के लिए निलंबित कर देने या कुछ घंटे या दिन या सप्ताह की हो सकती है। तो एडजॉर्नमेंट आपका कुछ घंटे का हो सकता है, दिन का होता है, वीक का हो सकता है, ये भी सही है। तो आपका गलत हुआ सिर्फ B। संविधान इसमें से गलत विकल्प चुनना है 34 में। संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों और संघ राज्य के क्षेत्रों की सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जिनके पास साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 35 ईयर्स होनी चाहिए। अभी हमने उपराष्ट्रपति वाला पढ़ा था, तो उससे भी तब आइडिया निकलेगा ये लास्ट वाले ऑप्शन क्या कह रहा है। गलत विकल्प चुनना है, राष्ट्रपति का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए 35 ईयर्स होना चाहिए। तो गलत विकल्प कौन सा है? राज्यसभा की कितनी एज है? राज्यसभा के सदस्य के लिए एज होती है आपकी 35, तो नहीं होती है, ये 30 ईयर्स है, ये गलत हो गया आपका, बाकी तीनों तो सही हैं। नेक्स्ट है आपका 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का। यदि लोकसभा में, इसमें एक गलत विकल्प चुनना है। पहला ऑप्शन है, यदि लोकसभा में समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। कर सकता है या कर सकता था, ये तो ख़त्म हो चुका है जहाँ तक मुझे याद है। नेक्स्ट है आपका
ये पहला ही गलत है, वैसे ये हट गया ना, प्रधान था ये, अब नहीं है। अनुच्छेद 84(1)(b) के अनुसार राज्य परिषद के लिए चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ये सही है। 30 वर्ष अभी अपने देखा इसके पिछले क्वेश्चन में 35 वर्ष दिया था, जो कि गलत था। लोकसभा के लिए 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, सही है। आपातकालीन स्थिति में संसद का कार्यकाल एक बार में अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो गया आपका इसमें पहला ए गलत है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली में केवल एक लोकसभा सीट है। चंडीगढ़ में तो फिर भी सही है, ये माना सकता है एक ही सीट है। ये पहला आपका सही हो गया। त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में 2-2 सीटें हैं, ये दोनों ये भी सही है। 2017 में लागू परिसीमन के बाद मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है। – 2016 में परिसीमन हुआ था क्या, आपको याद है? नहीं हुआ था, ये बहुत पहले हुआ था, 2008 में उठ में हुआ होगा। तो ये आपका गलत हो गया, इसमें ईयर गलत दिया हुआ है, बाकी चीज़ें तो सही हैं। गाजियाबाद है सबसे ज़्यादा संख्या वाला। भारत में लोकसभा अथवा राज्य विधानसभाओं के चुनाव फर्स्ट पास द पोस्ट की पद्धति के आधार पर किए जाते हैं, तो ये भी आपका सही है। तो इसमें गलत यहाँ सिर्फ ये है कि इसमें ईयर, ऑप्शन सी में ईयर गलत दिया हुआ है, बाकी तो गाजियाबाद सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, ये सही है। तो ये सब याद रखने वाले फैक्ट हैं, आपको काम आएंगे एग्जाम में। निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने। कोई संसद सदस्य जब 60 दिन तक सदन में बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है, तो ये सही है। आर्टिकल 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियों को पूरे भारत या किसी भाग में लागू करने के लिए संसद किसी भी राज्य की सहमति के बिना राज्य सूची के विशेष विषयों पर कोई भी कानून बना सकती है, ये भी सही है। 1091 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में पूरा स्थापित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। तो धन विधेयक तो लोकसभा में ही आता है, ये भी सही है। इसमें से कोई गलत नहीं है, तीनों ही ऑप्शन सही हैं। अनुच्छेद नेक्स्ट है आपका 38 का पहला ऑप्शन है। अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र तब आयोजित किया जाता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और पारित करने में दोनों सदनों के बीच मतभेद हो। ठीक है, ये सही है। अनुच्छेद 118(4) के अनुसार लोकसभा सदस्य संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। बस आर्टिकल ध्यान रखना है, आर्टिकल ये सही है कि नहीं। साधारण विधेयकों और वित्त विधेयकों के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें आयोजित की जाती हैं। हाँ, ये दोनों, ये भी दोनों सही है। संविधान संशोधन विधेयक के केस में ऐसा नहीं होता है, बाकी साधारण और वित्त विधेयक में ऐसा हो सकता है। चौथा है आपका लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित माना जाता है यदि राज्यसभा 14 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं की है तो ये भी सही है। इस हिसाब से चारों ऑप्शन सही है, आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी डी। नेक्स्ट है आपका, इसमें से सही विकल्प चुनना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों और उनके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों की निर्धारित करता है, ये आपका सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 संसद की अवशिष्ट विधायी शक्ति का प्रावधान करता है, ये भी सही है। 108 में उपस्थित और मतदान करें, यह आपका अभी देखा था हमने संयुक्त बैठक वाला पिछले क्वेश्चन में, तो ये आपका 108 ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन भी, यदि कोई विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अनुच्छेद 108 प्रत्येक सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो दोनों सदनों में पारित माना जाएगा। तो ये आपका तीनों ही सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है सही विकल्प।
अनुच्छेद 89(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ये सही है। विचार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 एक समेकित निधि का प्रावधान करता है, मतलब आपका समेकित ये हो गया कंसोलिडेटेड फंड जो जिसको बोलते हैं उसका प्रावधान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(2) में सार्वजनिक लेखांकन का प्रावधान करता है, ये भी सही है। ये सारे आर्टिकल हैं, इसमें कोई भी एक ऑप्शन गलत किया जा सकता है, वैसे ये सारे के सारे सही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि की प्रावधान किया गया है। तो पहले आपका कंसोलिडेटेड फंड आता है, उसके बाद से कंटीजेंसी फंड का दिया हुआ है 267 में। तो ये चारों सही हो गए, आपका आंसर हो गया 1 2 3 4 डी। नेक्स्ट है, इसमें से सही विकल्प चुनना है। 21वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980 द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करके मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये आपका 1989 का है, ये सही है। अनुच्छेद 54 क के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, तो ये सही है। अनुच्छेद 67(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, तो यहाँ आपका ये भी सही है। तो ये आंसर आपका तीनों ही सही है, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है आपका 42 आंतरिक सुरक्षा, इसमें गलत विकल्प चुनना है। आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम यानी मीसा 97 द्वारा भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। मीसा 1971 में पारित हुआ था, क्या ये हुआ था? तो ये हुआ था, ये सही है। इस अधिनियम ने समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव का प्रावधान किया। हाँ तो सही है, वहीं दिया हुआ है। यह पहले ऑप्शन से ही क्लियर हो रहा है कि दूसरा ऑप्शन सही होना चाहिए। यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून था, ये सही है। इसे 97 में कांग्रेस सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया था। नहीं, यहाँ पे 97 में कांग्रेस की गवर्नमेंट ही नहीं थी, यहाँ पर जनता वाली सरकार थी, जनता पार्टी गवर्नमेंट थी, तो उसने निरस्त किया था। तो ऑप्शन डी गलत हो गया। निरस्त हुआ था लेकिन सरकार कांग्रेस की नहीं थी। 43 नंबर क्वेश्चन में सही विकल्प चुनना है। घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। ये सब इस तरह के डेट वाले और डायरेक्ट एकदम स्पेसिफिक डेट वाले तो गलत करा सकते हैं, लेकिन ये गलत नहीं लग रहा है, ये सही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1999 को भारत में 30 जनवरी 1990 को लागू किया गया था, यह सही है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में 25 अक्टूबर 1980 को लागू किया था, यह सही है। तो इसमें से कोई गलत नहीं है, ऑप्शन हो गया आपका डी। ये क्वेश्चन का सारे इसमें पैटर्न देखिए, ज़्यादातर देखो मैं सारे ऑप्शन सही बना के रखे हैं, ये अच्छा पैटर्न नहीं है टेस्ट बनाने का मेरे हिसाब से। 44 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के देश में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया था, तो इसी एक्ट से बना था, तो ये आपका सही है। और RTI 2005 को 12 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। नहीं, 2006 में लागू नहीं किया गया था, ये 5 पे ही लागू हो गया था, तो ये तो गलत हो गया। नमित शर्मा बनाम भारत मतलब यूनियन ऑफ इंडिया सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है, तो ये नमित शर्मा वाला भी सही है। इसी के बाद RTI एक्ट बना था, तो ये सही हो गया आपका, लेकिन RTI एक्ट 2005 में ही लागू हो गया था, तो इस हिसाब से ये गलत है। तो ऑप्शन हो गया आपका 1 और 3। नेक्स्ट है, इसमें गलत विकल्प चुनना है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये सही है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह से की जाती है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश के पद हेतु संविधान में न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को त्यागपत्र देते हैं, नहीं, ये प्रेसिडेंट को देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज होता है वो प्रेसिडेंट को ही देता है त्यागपत्र, तो डी आपका गलत हो गया, आंसर हो गया डी। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 13 जुलाई 2005 को अपने फैसले में
अवैध प्रवासी ट्राइब्यूनल द्वारा निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो ये आपका सही है। रिटायरमेंट एज फॉर जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट इज 65 ईयर्स। 65 वर्ष की इनकी रिटायरमेंट एज होती है उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। तो ये आपका सही हो गया। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के लिए आयु 62 ईयर्स है। तो ये सही है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124 के अंतर्गत की जाती है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये सुप्रीम कोर्ट वाले कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए 124 नहीं है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, 126 है ये। तो ये आपका गलत हो गया। तो 4 नंबर गलत है, 1 2 3 सही है। तो ऑप्शन हो गया आपका बी। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 280 मतलब 2,80,000 रुपये का वेतन मिलता है और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपये का वेतन मिलता है। भाई ये टफ क्वेश्चन होते हैं, जितने यहाँ पे बहुत ही फैक्चुअल एग्जाम में दिया हुआ है। ये वैसे देखा जाए तो ये लॉजिकल नहीं बनाया है ये वाला टेस्ट, बस ऑप्शन ज़्यादा दिए हुए हैं, बस इतना ही है इसमें। तो ये आपका सही है। 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ये सही है। हाँ, 143 से परामर्श लेता है, ये भी सही है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा। बाकी ये जो इतना दिया हुआ है ये थोड़ा मुश्किल काम है, फैक्ट को इतना याद रखना। तो वैसे ये तीनों ही सही है। 143 भी सही है, 127 भी सही है, ये सैलरी वाला भी सही है। तो तीनों सही हो गया। आपका आंसर हो गया C 1 2 3। 48 नंबर क्वेश्चन में आपको सही विकल्प चुनना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2025 में दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाले के संबंध में एक मामले में CBI को पिंजरे का बंद तोता करार दिया था। नहीं, ये कोल वाला केस था। कोल वाला केस था ये। तो ये इस बार भी कहा था, लेकिन ये 24 में कहा था, 25 की बात नहीं है। इस साल भी तो नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 12 साल पहले 2013 में कोयले हटाने के बाद कोयले घोटाले के टाइम पे भी कहा था। ये भी सही है। पहला तो गलत हो गया आपका, 24 में बोला था, 25 में नहीं। ये दूसरा वाला भी सही, 2013 की बात है ये। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार विधि के शासन की अवधारणा है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ पे ही चलता है भाई। तो ये तीसरा सही हो गया। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ही है। तो ये भी सही है। तो ये आपके सारे 2-3 सही हो गया। पहला गलत है, यहाँ 2024 होना चाहिए। बाकी ये 2013 में कोयला घोटाले में ऐसा बोला था, ये सही है। तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। तो आपका आंसर हो गया 2 3 4 यानी कि C। निम्नलिखित में से 49 नंबर में निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनना है। संसद के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। नहीं, ये थोड़ा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने सर्वोच्च न्यायालय का है, थोड़ा उल्टा हो गया। तो ये गलत हो गया आपका। ये पहला ही गलत है, ये उल्टा दिया हुआ है। जनहित याचिका प्याल शब्द की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ये सही है। जनहित याचिका प्याल उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय दोनों पर दायर की जा सकती है। ये भी सही है। देश के किसी न्यायालय में चल रहे मामले विवाद के अनुमति भेजने को अन्यत्र भेजने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ये सही है। पहला ही गलत है, ये उल्टा दिया हुआ है भाई। संसद अधिकार क्षेत्र बढ़ा सकती है न्यायालय का, उल्टा नहीं होता है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। 1973 के केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ये आपका सही है। अनुच्छेद 124(2)(a) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर के तहत लिखकर इस्तीफा दे सकता है। आपने पीछे भी पढ़ा था ये। 23 सितंबर 2003 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश MB शाह ने एक महत्वपूर्ण निर्णय द्वारा भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को गौरवान्वित किया। तो ये आपका सही है। तीनों ही ऑप्शन इसमें सही हैं और आंसर हो गया D। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करिए, सेकंड पार्ट में बना दूंगा। इसमें 50 क्वेश्चन हो गए हैं, 50 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको बाद में कर लेंगे।